आज हम लोग विलयन के गुण को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। विलयन के प्रमुख गुण में पहला जो गुण है वो आपका लिखा है कि विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। इसका हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, फिर से इसको हम रिवाइज करा देते हैं। तो विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास चीनी और पानी का विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है, तो आप एक गिलास में उसको क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कांच का एक गिलास है, उसमें आप चीनी और पानी का आपके पास क्या है, एक विलयन है, उसको आप उसमें रखिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ क्या हो सकता है, जा सकता है, मतलब कि उसके आर पार आप देख सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं क्या, स्वच्छ एवं पारदर्शी। मतलब कि स्वच्छ मतलब तो उसमें क्या हो गया कि उसमें चीनी और आपका क्या है, पानी है, उसमें दूसरा और कोई यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, स्वच्छ है। और पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि उससे जो होगा प्रकाश का किरण, मैंने प्रकाश का किरण जो है क्या होता है, आर पार हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। उसी तरह से आपका मान लीजिए कि नमक और पानी का विलयन है, तो भी आपका क्या होगा, पारदर्शी होगा। मान लीजिए आपके पास एल्कोहल और पानी का विलयन है, तो भी आपका क्या होगा, पारदर्शी होगा। उसी तरह से मान लीजिए कॉपर सल्फेट आपका होता है और आपका पानी का विलयन है, तो भी आपका क्या होगा, पारदर्शी होगा। कॉपर सल्फेट पानी में क्या होता है, नीला हो जाता है, तो उसका जो कलर होगा नीला होगा। तो ऐसा नहीं है कि नीला कलर हो जाने से या दूसरा कलर हो जाने से वो आपका क्या होगा, अपारदर्शी होगा, ऐसा नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का भी अगर हम विलयन लेंगे तो भी आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है, मतलब कि प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ वहां पर जा सकता है। तो ये पहला जो इसका गुण था। दूसरा गुण है कि विलयन के कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी घुल के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी को अगर हम मिला करके 1 घंटा या 2 घंटा उसको हम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ कि 2 या 3 घंटे बाद उसका जो चीनी में जो घुला हुआ, तो वो चीनी क्या होगा, कंटेनर में नीचे जमा हो जाएगा और पानी आपका ऊपर हो जाएगा, ऐसा उसमें नहीं होता है। जैसे हम बताए थे, जैसे मान लीजिए कि बालू और पानी का हम मिश्रण लेते हैं, तो बालू और पानी का अगर हम मिश्रण लेते हैं तो क्या होता है, उसको मिला के कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो देखेंगे कि बालू का जो कण है, जो भारी हैवी पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, कंटेनर में नीचे जमा हो जाता है और पानी आपका क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तो उस तरह से इसमें नहीं होता है कि नमक और पानी का अगर हम विलयन ले लिए, या मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए, या कोई विलयन हम ले लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो घुल्ले का कण होगा, समय बीतने के साथ वो क्या हो जाएगा, नीचे सेट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यह इसका दूसरा गुण था। तीसरा गुण है कि विलयन में घुल और विलायक के कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास चीनी और पानी का विलयन है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो क्या आपको चीनी अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा, नहीं, आपको बोला है कि पूरा क्या है, पानी ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप सूक्ष्मदर्शी लगा करके भी अगर देखिएगा, जो माइक्रोस्कोप आपका होता है, सूक्ष्मदर्शी लगा करके भी देखिएगा, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको चीनी और पानी अलग अलग आपको दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से नमक और पानी का विलयन है, तो उसमें नमक का कण अलग और पानी का कण अलग आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही इसमें गुण होता है। सूक्ष्मदर्शी से ऐसे तो देखेंगे तो ऐसे तो दिखाई देता ही नहीं, सूक्ष्मदर्शी लगा करके भी अगर हम देखेंगे तो उसमें पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है, तो होता क्या है कि जैसे हम आपको बताए थे कि द्रव जो होता है उसमें क्या होता है, अंतराणविक स्थान, मतलब कि अणुओं के बीच का जो खाली स्थान होता है, गैपिंग जो होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो भी हम चीनी या नमक या कोई भी हम घोल उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसी स्थान में जाकर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसी में क्या होता है, मिल जाता है। तो इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है, इसका ये रीजन है। तो ये तीसरा गुण था क्या, कि विलयन में घुल और विलायक के कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। आपको लगेगा कि पूरा आपका विलायक ही है, ठीक है, आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। आगे लिखा है कि विलयन समांग होता है, तो समांग मतलब हम बताए थे कि एक रूपता होता है, मतलब कि उसमें जो कण का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कण माने घुल का जो घुलने का जो क्या होता है, वो जो आपका घुला हुआ होता है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, माने सब जगह उसका कण जो होता है क्या होता है, बराबर मात्रा में घुला हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समांग कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विलयन के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। कि अगर मान लीजिए कि छन्ना पत्र, जैसे हम मान लीजिए कि चाय से अगर हम छानते हैं, तो चाय से छानने पर क्या होता है कि चाय पत्ती आपका अलग हो जाता है, चाय पत्ती के ऊपर जमा हो जाता है और चाय आपका क्या होता है, नीचे आपका जमा हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, छान करके अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो मिक्सचर है ना। तो विलयन भी आपका मिक्सचर ही होता है, लेकिन विलयन में एक खास प्रॉपर्टी क्या होगा कि इसमें छन्ना पत्र से अगर हम उसको छानेंगे, फिल्टर पेपर से अगर उसको हम छानेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी आपका अलग हो गया या नमक आपका अलग हो गया या कोई भी आपका घुल का कण है तो ऊपर अलग हो जाएगा और आपका जो विलायक है वो आपका अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना कि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, कि जब भी आप लोग शरबत घोलते हैं, शरबत मिलाते हैं, तो चीनी और पानी को अगर आप मिलाते हैं, या मान लीजिए कि उसमें नींबू का रस आप उसमें क्या किए, तो उस समय क्या होता है कि नींबू का कोई जो आपका सीड होता है उसमें भी चला जाता है। तो फिर आप लोग उसको क्या करते हैं, छन्ना पत्र से छानते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है कि सिर्फ जो नींबू का जो क्या है बीज है, जो घुलनशील नहीं, वो आपका अलग होता है। क्या चीनी आपका अलग हो जाता है, नहीं होता है, चीनी और पानी आपका क्या होता है, साथ साथ ही आपका चला जाता है, कंटेनर में जमा हो जाता है, तो वहाँ पर अलग अलग नहीं होता है। तो यही लिखा हुआ था कि इसको हम छन्ना पत्र से छानेंगे भी तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको अलग अलग प्रोसेस है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम वाष्पन क्रिया का करेंगे
प्रयोग या रवाकरण प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर चीनी पानी को अलग कर सकते हैं, नमक पानी को अलग कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट के जरिए विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, लेकिन छान कर हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है कि हम छान कर इसको पृथक, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना, तो अलग नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा है कि विलयन के कणों का व्यास, तो विलयन का जो कण होता है उसमें जो घुल का जो कण होता है, विलयन के जो उसके कणों का जो व्यास होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल मान लीजिए कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, ठीक है, और मान लीजिए कि थोड़ा सा इससे बड़ा पार्टिकल है तो क्या होगा, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्या होगा, इस तरह से ये क्रम में होगा, क्या होगा, उसके क्रम में, या कह सकते हैं कि उसके क्या होगा, गुणज में होगा। आपको पता है कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का कैमा हिस्सा हुआ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा जो होता है वही होता है आपका क्या, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इतना वो छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होता है, उसका जो कण होता है वो रहता है, उसका कणों का व्यास। ठीक है, कणों का क्या है, व्यास है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो ये इसका क्या होता है, व्यास होता है। तो इस तरह से जो कण होता है उसका क्या होता है, व्यास जो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस उसमें 50% ऑब्जेक्टिव हो गया, या ऐसे भी जो बहुत सारा जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है कि कोलाइड का क्या होता है, आपका जो क्या है विलयन है उसका क्या होता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। ठीक है, तो यह जो चौथा गुण, यह जो आपका क्या था, विलयन का प्रमुख गुण था। 6 प्रमुख गुण है, 6 गुण को आपको ध्यान में रखना है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये सब तो आपको याद ऐसे भी होगा, आप लोग जानते ही हैं। अब आते हैं विलयन के प्रकार में कि विलयन कितने प्रकार का होता है। जैसे मिश्रण में हम लोग पढ़े थे कि मिश्रण 2 तरह का, समांग और विषमांग। तो याद रखिए कि विलयन जो है ये भी आपका क्या है, मिश्रण ही है, लेकिन इसमें खास प्रॉपर्टी होता है, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी में लिखा गया है कि यह विलयन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि विलयन के प्रकार, तो कितने तरह का विलयन हो सकता है, तो विलयन 3 तरह का बेसिकली होता है, बेसिकली 2 तरह का, लेकिन एक तीसरा भी होता है जिसको हम अति संतृप्त कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं असंतृप्त और संतृप्त पर। तो असंतृप्त विलयन किसको कहेंगे, तो लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, मतलब कि ताप को हम क्या कर देंगे, निश्चित कर देंगे कि हमको 20 डिग्री सेल्सियस पर इसको करना है, 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमको क्या करना है, उसमें घुलाना है 40 पर, ठीक है, तो निश्चित ताप पर होना चाहिए। ठीक है, ये निश्चित ताप हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ कि किसी निश्चित ताप पर, मतलब कि ताप को बिना बदले, ये ऐसी को लिखा रहेगा आपको कहीं कहीं पर नियत ताप पर, क्या लिखा रहेगा, नियत ताप पर। तो नियत ताप या निश्चित ताप दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। तो निश्चित ताप पर बना वह विलयन, जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, हमारा नहीं मतलब कि हमारे बॉडी का, तो आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर मान लीजिए कि नॉर्मल जो टेम्परेचर आपका है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है, उस पर हम मान लीजिए कि चीनी और पानी को हम क्या किए, माने कि चीनी को हम पानी में क्या किए, घुलाए। ठीक है, तो निश्चित तापमान आपका क्या हो गया, 20 हो गया, तो का जो पानी है उसका भी जो टेम्परेचर होगा बेसिकली वो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो लिखा हुआ किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन, बना वह विलयन जिसमें घुल की और मात्रा, घुल मतलब क्या है कि जो आपको पता है कि जो घुलने वाला होता है और जिसमें घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, घुलक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो जिसमें घुल की और मात्रा, जिसमें घुल की और मात्रा, अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर या 25 डिग्री सेल्सियस पर हम मान लीजिए कि 1 गिलास पानी हमारे पास है, मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, और 1 लीटर में मान लीजिए कि हम थोड़ा सा नमक, मान लीजिए कि 50 ग्राम नमक उसमें हम क्या कर दिए, रख दिए, ठीक है, उसको हम अच्छे से क्या कर दिए, मिक्सअप कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम उसमें नमक डाल के मिक्सअप किए, वो मिल गया। ठीक है, तो उसमें और हम घुला दिए, ठीक है, तो उसमें और घुल रहा है। ठीक है, तो घुल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त है, मतलब कि उस तापमान पर उसको हम क्या कर सकते हैं, और उसमें घुला सकते हैं। तो उसमें अगर घुल जाएगा तो आपका क्या होगा, असंतृप्त होगा। हाँ, उसमें अगर नहीं घुलेगा तो उसमें क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त। तो याद रखिए कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन,
एक निश्चित टेम्परेचर पर जो बना वह विलयन जिसमें घुल की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। याद रखिएगा उस ताप पर, ताप में यहाँ पर आपको परिवर्तन नहीं करना है। और शुरुआती में अगर आपका जो विलयन है उसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस था तो अभी भी कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। और उसमें घुल का कण और अगर घुल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं संतृप्त विलयन पर। तो लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा, यहाँ पर देखिए अधिकतम है, अधिकतम माने क्या हो गया, मैक्सिमम, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं, ये क्या हो गया, मैक्सिमम। तो लिखा हुआ है कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर हम चीनी और पानी का हम मिश्रण बनाए, ठीक है, और उसमें हम इतना चीनी घोल दिए हैं कि उसमें और चीनी उस टेम्परेचर पर हम नहीं घोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 ml आपके पास पानी है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि 100 ml पानी है, ठीक है, हमारे पास कंटेनर में, ठीक है ना, और इसके मान लीजिए कि हम 30 ग्राम हम मान लीजिए कि चीनी से हम क्या कर दिए, घुला दिए, और ये इसका अधिकतम मात्रा होगा तब, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितना कोई अधिक मात्रा में घुल सकता है। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी हमारे पास था 100 ml, उसमें हम 30 ग्राम क्या किए, चीनी हम मिला दिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर है, तो मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब उसमें और भी अगर हम चीनी घुलाना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा, चीनी और उसमें अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह विलयन क्या है, संतृप्त है, यह विलयन क्या है, संतृप्त है। वही अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम फिर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होगा कि इसमें जो पानी का जो पार्टिकल है, द्रव है, ठीक है ना, वो आपको पता है कि गर्म करने पर उसके बीच में क्या होगा, गैपिंग ज्यादा होगा, ठीक है, वो फैलेगा, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ेगा मतलब कि इसमें और चीनी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि क्या याद आपको रखना है कि कोई भी ठोस जो घुल होगा, घुल आपका क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठीक है। तो द्रव में उसका अगर हम देखेंगे तो अगर उसका अगर हम क्या करें, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, उस विलयन का टेम्परेचर अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें, उस विलयन का ताप अगर हम चेंज कर दे, ताप अगर हम क्या कर दे, बढ़ा दे, तो उसमें घुल का और मात्रा हम क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर यह 100 ml पानी में 30 ग्राम मान लीजिए चीनी यह क्या था, संतृप्त था। अगर मान लीजिए कि इसको हम 30 कर देंगे, क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, तो 30 कर देने पर क्या होगा, यह असंतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त हो जाएगा क्या, इसका मतलब होगा कि इसमें और चीनी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो याद रखिए किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, मतलब कि निश्चित आपको तापमान करना होगा, और उस पर जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो और उसमें हम नहीं घुला सकते हैं उसी टेम्परेचर पर, तब उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। याद रखिएगा कि किसी 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई विलयन आपका क्या है, संतृप्त है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, 30 डिग्री अगर कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और कि हाँ, आपका अगर कोई ठोस आपका घुलने वाला होगा द्रव में, तो अगर हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसका जो विलीयता होगा, माने घुलाने की क्षमता जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही अगर हम बात करेंगे कि द्रव और गैस का, कि मान लीजिए कि आपका जो घुल है, जो आपका क्या है, घुल है, वो आपका क्या है, गैस है, और जो आपका घोलक है, मतलब कि आपका क्या है, विलायक है, वो आपका क्या है, द्रव है। तो इस स्थिति में अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें घुलने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। कंडीशन आपका जो आगे टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि विलीयता क्या क्या चीज पर निर्भर करता है, तो उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए।